हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आज कह सकता हूँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग हमारा ये लेक्चर होने वाला है। लेक्चर भी नहीं कहूँगा बल्कि कहूँगा कि एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है कि आप जब फाइनली एग्जाम में उतरोगे तो आपको उससे पहले जो प्रैक्टिस होती है, हम लोग उसी प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो अब तक हमारे क्वेश्चंस, मतलब जितना हमने मैकाट्रॉनिक्स अब तक स्टडी कर लिया है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक्चुएटर एंड सेंसर की। तो सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स को हमने 15 लेक्चर्स में कवर किया है। अब हमें देखना है कि हमने उन लेक्चर से कितना देखा और हम अगर एग्जाम में बैठते हैं तो हम उससे कितने क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अब तक प्रीलिम्स में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 2017 से लेके 2020 तक सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। 2017 में मैं एमटेक पास आउट हूँ स्लाइट लॉन्गोवाल से। एग्जाम की बात करूं तो मैंने गेट 3 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा है। इवन मेरा आरआरपी, एलपी, एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है, और भी एग्जाम्स हैं जो मेरे क्वालिफाइड हैं। और मैं बात करूं यहाँ पे अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 3 साल से ज्यादा मुझे यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। उसके बाद बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा चैनल एजू फॉर टेक नाम से आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि मैं समझता हूं कि फ्रेंड ही एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, अपने फ्रेंड की हमेशा मदद करता है, हमेशा मदद करता है बिना किसी कह सकता हूँ कि कुछ मांगने, मतलब कह सकता हूँ कि बदले में कुछ वापस लेने से। कोई भी जो फ्रेंड होता है वो क्या करता है, बिल्कुल कह सकते हैं फ्री होता है, मतलब बिल्कुल मदद करने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, क्या कह सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेशन की बात करता हूं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने रोबोटिक्स में लिया था सिमिलरली उसी वे में हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे अपने कह सकता हूं कि एक्चुएटर एंड सेंसर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ईयर आएगा वो आएगा 2020। तो पहले 2020 की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिला क्या है, द रेजोल्यूशन ऑफ एन एनकोडर विद 10 ट्रैक्स विल बी नियरली। तो ये मेरे क्वेश्चन किससे, रेजोल्यूशन से हैं। तो जब मैंने आपको एनकोडर पढ़ाया था तो वहां पे रेजोल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, वहां पे हमने क्या बात की थी, रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी। तो रेजोल्यूशन का हम लोगों ने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि हमारे पास रेजोल्यूशन है उसको अगर मैं 360 डिवाइड कर देता हूं किससे, 2 की पावर n से। n मेरे पास क्या थे, नंबर ऑफ ट्रैक्स थे। n हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ ट्रैक्स थे। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स से अगर मैं क्या करता हूं, 2 की पावर n लिख देता हूं, 360 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे रिजोल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 की पावर, तो n कितना है यहाँ पे, n हमारे पास है यहाँ पे 10। तो अगर n 10 है तो आप n की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस तो नहीं करवाने वाला, लेकिन मैं आपको बता दूंगा क्या कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो हाइड्रोलिक पंप्स है उससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। तो हाइड्रोलिक पंप जैसे हम लोगों ने गियर टाइप का पढ़ा था, वेन पंप पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने ये जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने हाइड्रोलिक कह सकता हूँ एक्चुएटर के बारे में बात की थी तो वहां पे हम लोगों ने इन दोनों के बारे में यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे देखो इसमें से बताना है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, देखते हैं द गियर पंप कंसिस्ट ऑफ 2 क्लोज मैशिंग गियर्स व्हील विच रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब गियर पंप पढ़ा था तो गियर पंप पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने कैसे देखा था, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखा था हम लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने अरेंजमेंट देखा था। ठीक है, इससे अच्छा क्या है, मतलब हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, सिंपल हमने ये देखा था कि उसमें भी क्या होते हैं, दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, गियर होते हैं। तो मतलब कुछ इस तरीके से, अब एक गियर ये है,
ठीक है, एक गियर मेरे पास ये है और यहाँ से क्या हो रहा है भाई, एक इनलाइन ये है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से हमारा क्या होगा, फ्लूइड एंटर करेगा, तो इस गियर के क्या थे भी, इस तरीके से टीथ होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसके भी टीथ होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास क्या था, फ्लूइड की एंट्री थी, तो यहाँ से फ्लूइड इन कर रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे पास फ्लूइड आउट हो रहा था। क्या हो रहा था, फ्लूइड आउट हो रहा था। तो यहाँ पे तो मेरे पास जो प्रेशर था वो कैसा, लो प्रेशर था, और जब इससे बाहर बाहर निकल रहा था तो ये हाई प्रेशर पे यहाँ पे एग्जिट हो रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता था, यहाँ से फ्लूइड आता था। ठीक है, इस तरीके से फ्लूइड आता था, और क्या होता था, जब इन गियर से घूमता था, तो देखो ये गियर कैसे घूमते थे, ये एक दूसरे के अपोजिट घूमते थे, और फ्लूइड क्या होता था, यहाँ से पास आउट होके, कंप्रेस होके, और यहाँ पे आगे फ्लो कर जाता था। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता था, ये जो हाइड्रोलिक पंप है गियर टाइप वाला, तो गियर टाइप वाला हमारे पास इस तरीके से वर्क करता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, गियर का रोटेशन होता है, तो मतलब इस स्टेटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। सेकंड मेरे पास क्या आता है, वेन टाइप का आता है। तो वेन टाइप में क्या होता था, आपके पास ये जो गियर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो गियर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वेन में कन्वर्ट हो जाते थे। तो वेन कैसे दिखता था, कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, एक वेन ऐसा होता था और दूसरा कुछ इस तरीके से होता था। ठीक है, तो इस तरीके से होता था हमारे पास ये वेन टाइप का, और सिमिलरली इसी फैशन में हमारे पास क्या होता था, ये इनलेट और ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता था, जिसको हम लोग लोब भी बोल देते थे। तो इसमें क्या होता था, एज द रोटर रोटेट्स द वेन फॉलोज द काउंटर ऑफ द केसिंग। तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास क्या होता है, ये वेन जब ये रोटर रोटेट करता था, तो जो भी हमारे पास जो केसिंग की कह सकता हूँ, जो काउंटर है, मतलब केसिंग की जो हमारे पास क्या आउटलाइन है, उसी को क्या करता था, फॉलो करता था। इसका मतलब ये है हमारे पास सेकंड स्टेट में बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है द लीकेज इज मोर इन वेन पंप एज कंपेयर टू गियर पंप। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, लीकेज की बात करूं तो एक तरीके से हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो वेन पंप की है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गियर पंप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है किसकी, हमारे पास इस वेन पंप की वो क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एज कंपेयर टू गियर पंप। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब लीकेज किस में ज्यादा होना चाहिए, लीकेज हमारे उसमें ज्यादा होना चाहिए जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या आ रही है, कम आ रही है, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम आ रही है। तो मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक तरीके से कह सकता हूं यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिक पंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, ये हमारे पास है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर्स। तो अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 14, तो लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर्स के बारे में वहां पे बात की थी। तो वहां पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात ये जानी थी कि वहां पे जो हमारे पास जो रोटर होता है, जो रोटर होता है, ठीक है, वो नॉन मैग्नेट होता है। मतलब कह सकता हूं कि नॉन मैग्नेटिक टाइप का होता है, नॉन, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक टाइप का होता है। और जो उस रोटर का जो मास होता है, जो मास होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है, काफी कम होता है। तो मास कहने का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है कि हमारे पास जो रोटर होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर साइज का होता है। रोटर कैसा होता है, स्मॉलर साइज का होता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे जो हमारे पास जो स्टेपर मोटर में, और वो कौन सा वाला, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की बात हो रही है, तो उसमें जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का नहीं होता। ठीक है, परमानेंट, जब उससे अच्छा क्या है कि नॉन परमानेंट मैग्नेटिक टाइप। ठीक है, और जो मास होता है, मतलब जो रोटर का जो साइज होता था वो छोटा होता था, रोटर का साइज कैसा होता था, छोटा होता था। और जो रेस्पॉन्स होता था उसका, वो रेस्पॉन्स कैसा होता था, उसका जो छोटा होने की वजह से इजिली क्या कर जाता था, वो मैं कह सकता हूँ स्टेप में मूव कर जाता था। तो अगर इसका स्मॉलर साइज है और साइज छोटा होने की वजह से वहां पे जो हमें रेस्पॉन्स मिल रहा था वो एकदम से क्विक रेस्पॉन्स मिल रहा था। तो क्विक रेस्पॉन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिव है वो कैसा है, ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता था, क्विक रेस्पॉन्स मिलता था।
ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास एज पर जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, स्मॉलर रोटेशन मास मोर रेस्पॉन्सिव, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। स्टेप साइज इज स्मॉल, तो देखो स्टेप साइज यहाँ पे छोटे नहीं होते थे, छोटे छोटे नहीं होते थे, आपको याद होगा। ठीक है, हम लोगों ने जो स्टेप साइज छोटे किस में मिलते थे, हमें ये हाइब्रिड वाले ही मिलते थे, किसमें मिलते थे, हाइब्रिड में। ठीक है, हाइब्रिड स्टेपर मोटर में हमें छोटे साइज मिलते थे। मोर स्लगिश, तो यहाँ पे क्या होते थे, ये स्लगिश भी नहीं होता था। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो कौन सा ऑप्शन बचा है, ओनली वन, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से भी याद मतलब कर सकते हो, अगर आपको ये इस वर्ड का मतलब कह सकता हूँ कि इन दोनों में से किसी में कंफ्यूजन है, तो आपको याद है कि जो हाइब्रिड टाइप का होता है, हाइब्रिड में क्या होता था हमारे पास, हाइब्रिड में हमारे पास क्या होता था कि जो साइज होते थे बहुत छोटे 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 साइज में हम लोग क्या करते थे, वहां पे स्टेप चलता था। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर बिल्कुल गलत हो गया। अगर ये हमारा बिल्कुल गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ये 3 वाला ऑप्शन मतलब 2 वाला तो गलत हो गया, और जब 2 वाला गलत हो गया है तो ये वाला ऑप्शन भी अपने आप में गलत हो गया। और मुझे ये पता है कि 1 तो मेरा हमेशा सत्य है ही, तो अगर 1 हमेशा सत्य है तो 3 कैसे सही हो सकता है, तो 3 को भी गलत होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए वेरिएबल रिलक्टेंस की इस थ्योरी के बारे में जानकारी होनी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है आज का, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ये कोड्स हैं। ठीक है, तो कोड्स यहाँ पे दिए हुए होते हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की। तो कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब जब मैंने पढ़ाया था कैपेसिटिव सेंसर्स बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे आपके पास 2 प्लेट होती थी, बीच में हमारे पास होता था डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा होता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस मिलता था, जिसको हम लोग क्या लिखते थे भी, एप्सिलॉन डी अपॉन, इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, एप्सिलॉन डी अपॉन डी। ठीक है, तो शायद कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एप्सिलॉन सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, मेरे ख्याल से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला होता था कि हमारे पास जो एप्सिलॉन होता था, तो वहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा था, 2 मेथड पढ़े थे। हाँ, ए होता है, ठीक है, याद आ गया। तो क्या होता था, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन टी होता था। जहां पे मेरे पास ये ए था, ए मेरे पास क्या था, प्लेट का सरफेस एरिया था, प्लेट का यहाँ पे कह सकता हूँ कि कॉन्टेक्ट एरिया था, कॉन्टेक्ट एरिया था। और दूसरा हमारे पास क्या था, ये थिकनेस, ये क्या था हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 कैपेसिटर प्लेट्स। तो ये डिस्टेंस हुआ करती थी, याद होगा आपको, अगर नहीं ध्यान आ रहा तो आप लेक्चर देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो क्या होता था, अगर मुझे कैपेसिटेंस चेंज करना है तो या तो मैं क्या करूंगा, उसके कॉन्टेक्ट एरिया को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, वेरी करा सकता हूँ। और दूसरा मेरे पास क्या था, जो थिकनेस थी, जो डिस्टेंस थी उनके बीच की प्लेट की, मैं उनको भी क्या कर सकता हूँ, वेरी करा के यहाँ पे अपना कह सकता हूँ इसको यूज कर सकता हूँ। तो 2 मेरे पास मेथड थे, हम लोगों ने वहां पे दोनों ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखी है, पहली स्टेटमेंट ये है, capacitive proximity sensors can only be used for the detection of metal objects and it best for with ferrous metal। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल ऑब्जेक्ट की जो कह सकता हूँ, जो हमें मेटल ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम ही क्या होता है, इसी चीज को डिटेक्ट करना कि मेटल ऑब्जेक्ट्स है या नहीं है। और ये हमारे पास फेरस मेटल के लिए हम लोग इसको बेहतर ही यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। One form of capacitive proximity sensors consists of a single capacitor plate probe with the other plate being formed by the object which has to be metallic and earth। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो एक फॉर्म है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, जिसमें क्या होता है, सिंगल कैपेसिटर प्लेट होती है, और जो दूसरी प्लेट होती है हम उसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट की हम क्या करने वाले हैं, डिटेक्शन करने वाले हैं। और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, कह सकता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास मेटल टाइप का होगा, और हम क्या कर देंगे, इसको अर्थ कर देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ इसी तरीके से क्या है, ये इसका रीजन है, तभी तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस तरीके से हेल्प मतलब कह सकता हूं कि यूज हो रहा है।
अगर हमने क्या किया है, एक प्लेट ली है और एक मेरे पास क्या है, मेटल की प्लेट है, और इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है, तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, एक तरीके से क्या हो रहा है, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेपर मोटर का। तो स्टेपर मोटर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ा था पूरा। ठीक है, तो स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो स्टेपर मोटर में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे हमारे पास जो पल्स बनती है, जो हमारे पास पल्स होती है वो क्या होती है, उस पल्स को देने से क्या होता है, हमारे पास जो रोटर होती है वो स्टेप में क्या करती है, मूव करती है। मैं बात करूंगा लेक्चर नंबर 14 की। अगर आपको स्टेपर मोटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर नंबर 14 देखिए मेगाट्रॉनिक्स का, और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टेपर क्या है। स्टेपर क्या है हमारे पास, स्टेपर मोटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन थ्रू इक्वल एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो एंगल होते थे वो इक्वल होते थे। द सो कॉल्ड स्टेप, इनको हम लोग क्या बोलते थे, स्टेप बोलते थे। फॉर ईच डिजिटल पल्स सप्लाइड टू इट्स इनपुट। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, हम क्या करते थे, एक इनपुट प्रोवाइड करते थे, इनपुट प्रोवाइड करने से इनपुट भी पल्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते थे, और इसकी वजह से क्या होता था, एनर्जाइज होती थी हमारे पास जो पोल्स होते थे स्टेटर के, वो एनर्जाइज होते थे, जिस वजह से हमारे पास जो रोटर थी वो क्या करती थी, स्टेप की फॉर्म में मूव करती थी, मतलब रोटेट करती थी। इसकी अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे इसका जो रीजन की बात करूं, जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि स्टेपर मोटर्स कैन बी यूज टू गिव कंट्रोल्ड रोटेशनल स्टेप बट कैन नॉट गिव कंटिन्यूअस रोटेशन, एज अ रिजल्ट देयर एप्लीकेशंस आर लिमिटेड टू स्टेप एंगल्स। तो देखो बात तो बिल्कुल ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें स्टेपर मोटर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टेपर मोटर इस तरीके से काम करती है, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो सिर्फ लिमिटेड है स्टेप एंगल्स के। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो स्टेटमेंट 1 है ये इसका रीजन बिल्कुल नहीं है, ये इसका रीजन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल ट्रू है, लेकिन क्या है कि जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, स्टेटमेंट 1 का कह सकता हूं कि रीजन नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है हमारे पास, बी हो जाता है, जिसमें क्या है कि बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे और हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द टर्म एटेन्यूएशन, attenuation is used to describe the process of removing a certain band of frequencies from a signal and permitting others to be transmitted। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने एटेन्यूएशन के बारे में नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास मतलब क्या होगा, जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास ये टर्म आएगी। तो फिलहाल क्या ध्यान रखना है कि एटेन्यूएशन नहीं होता है, ये जो क्या होता है ये एटेन्यूएशन नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को रिमूव करना होता है कुछ सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो आपको पता है अगर किसी चीज को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फिल्टर टाइप की यूनिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म होती है एटेन्यूएशन ना होके हमारे पास क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन को हम लोग यूज करते हैं टू रिमूव, टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास ये तो गलत है। सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट क्या बात हो रही है, सेकंड में दे रखा है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ वोल्टेज चेंज टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपको याद होगा कुछ इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता था, कुछ इस तरीके से आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आता था। सही है, यहाँ पे हमारे पास होते थे रेजिस्टेंस होते थे R1 R2 R3 R4, फिर हमारे पास यहाँ पे एक वोल्टेज आता था और हम क्या करते थे, यहाँ पे एक वोल्टेज इनपुट देते थे। ठीक है, और हमें क्या मिलता था, फाइनली हम क्या करते थे, इस आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करते थे जब हम क्या करते थे, इनको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे। तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग करते थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ वोल्टेज चेंज टू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज। तो ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे? गलत कैसे लिखा है कि यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस चेंज लिखता, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस चेंज होता और यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज चेंज होता, वोल्टेज चेंज होता, मतलब हमारे पास जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है
उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में चेंज आता है, ना कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल चेंज, मतलब कह सकता हूं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है वो भी एकदम गलत स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कोई सा भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थ्योरी पता है तो आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैकाट्रॉनिक्स में आपकी थ्योरी आएगी और सिंपल थ्योरी आएगी। ठीक है, मतलब कह सकता हूं कि जो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो एग्जामिनर को भी पता है कि हम लोग ज्यादा डेप्थ में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं घुस सकते। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें ऊपर की मलाई तो पता होनी चाहिए, मलाई पता होगी तो अभी आप क्वेश्चन कर पा रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है। तो 2019 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्साइटेशन वोल्टेज रिजॉल्वर से। तो देखो रिजॉल्वर आप लोगों को याद होगा। तो रिजॉल्वर का काम क्या था, मैंने आपको बताया था कि रिजॉल्वर क्या करता है कि जो भी इनपुट वोल्टेज आता है, जो भी हमारे पास इनपुट वोल्टेज होता था, उसको क्या करता था, ये रिजॉल्व करता था। क्या करता था, उसको रिजॉल्व करता था। तो रिजॉल्व हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, मतलब जब से हम लोगों ने क्या है फिजिक्स में घुसे या मैथ पढ़ी है, तो हमें पता होता है कि रिजॉल्व क्या होता था, एक कॉस कंपोनेंट बनता था और एक हमारे पास क्या बनता था, साइन कंपोनेंट बनता था। एक हमारे पास कॉस कंपोनेंट बनता था और एक हमारे पास क्या बनता था, साइन कंपोनेंट बनता था। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से रिजॉल्व किया था, तो आपको याद होगा कि जो रिजॉल्वर होता था हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आउटपुट सिग्नल निकालना है, तो शाफ्ट एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि जो VS1 होता है और जो VS2 होता है, ठीक है, जो VS1 होता है और जो VS2 होता है, तो हम लोग क्या लिखते थे जब इसको रिजॉल्व करते थे, तो हमारे पास जो रिलेशन निकलता था K इंटू V1 इंटू साइन थीटा, और ये आता था K इंटू V2 ऑफ कॉस थीटा। मतलब एक कॉस थीटा में, सॉरी ये भी V1 है, V1 भी नहीं है बल्कि V इनपुट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, V इनपुट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आंसर क्या है, 0, 24, 0 या 0, या फिर हो सकता था आपको ये ऑप्शन में इस तरीके से भी दे सकता था, या 0 वोल्ट एंड 24 वोल्ट, इस तरीके से भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकता था। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने V1 साइन थीटा VS1 को क्यों लिखा और VS2 को कॉस थीटा क्यों लिखा, जबकि मैंने आपको पढ़ाया था कि VS1 क्या आया था हमारे पास, K इंटू वी इनपुट ऑफ कॉस थीटा, और VS2 आया था हमारे पास K इंटू वी इनपुट ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो मैं तो एज पर क्वेश्चन की तरफ से जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री दे रखी है। तो आप जब यहाँ पे 90 पुट करोगे, और मैंने आपको कहा था कि के की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो आप इसको फिलहाल क्या मान लो, 1 मान लो। के क्या मान लो, आप 1 मान लो। तो जब मैंने कहा के को 1 माना, तो यहाँ पे वी इनपुट कितना है, वी इनपुट हमें दे रखा है 24 वोल्ट। तो वी इनपुट हमारे पास कितना है, वी इनपुट है हमारे पास 24 वोल्ट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 24 वोल्ट इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ गया, 24 वोल्ट आ गया। और अगर इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, मतलब के की वैल्यू पता नहीं है, तो वी इनपुट 24 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, भी 0 होता है। तो जब ये 0, तो मतलब क्या हो गया, ये 0। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 24 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला मलाई आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मलाई कैसे आ रही है उसके बारे में थोड़ा तो आपको जानना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है हमारे पास एक्चुएटर से ही क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्चुएटर में भी हमारे पास कौन सा है, आपको याद होगा जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताए थे, जब मैंने आपको पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ाए थे मैंने, किसके लिए, हमने स्टेपर मोटर के लिए पढ़ा था। तो सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा था हम लोगों ने, जब पिस्टन के बारे में बात करते हैं, हमने बनाया था क्यू वर्सेस स्टेम मूवमेंट, क्यू वर्सेस स्टेम मूवमेंट का हम लोगों ने प्लॉट बनाया था। ठीक है, तो क्यू मेरे पास क्या था, फ्लूइड फ्लो रेट था, और एक्स मेरे पास क्या था, स्टेम मूवमेंट हुआ करता था, कितनी स्टेम मेरे पास मूव कर रही है। ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला था। वो रिलेशन क्या था, आप लोगों को याद होगा, मैंने खाता याद कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्यू अपॉन क्यू मिनिमम
इक्वल्स टू क्यू मैक्सिमम अपॉन क्यू मिनिमम की पावर x माइनस एक्स मिनिमम अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। तो ये हमारा फॉर्मूला था जो हमारा यूज होता था, ठीक है, जब हम लोग क्या करते थे इसको फाइनली हम लोगों ने जब निकाला था इस कर्व से, ठीक है। तो याद होगा हमारे पास ये कौन सा वाला केस था, ये हमारे पास क्या था, जब स्लो रेस्पॉन्स होता था, जब हमारे पास स्लो रेस्पॉन्स होता था, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो एन एक्चुएटर हैविंग अ स्टीम मूवमेंट एट फुल ट्रेवल। तो फुल ट्रेवल मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक्स मैक्स दे रखा है। एक्स मैक्स हमारे पास कितना है, यहाँ पे 30 mm का है। is controlled with a control valve having an equal percentage plug with minimum flow rate। तो हमारे पास यहाँ पे Q मिनिमम दे रखा है कितना, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दे रखा है, मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ 24। तो Q मैक्स हमें दे रखा है कितना यहाँ पे, 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और व्हेन द स्टीम मूवमेंट इज 10 mm, तो जब हमारे पास जो स्टीम मूवमेंट है वो कितना हो रहा है, जब हमारे पास x की वैल्यू 10 mm है, तो उस टाइम पे q कितना होगा। तुमसे ये पूछा हुआ है कि q की वैल्यू बताओ। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन आपको अभी x मैक्सिमम दे रखा है लेकिन मिनिमम नहीं दे रखा। तो अगर x मैक्सिमम दे रखा और मिनिमम नहीं दे रखा तो हम लोग क्या मानेंगे, स्टार्टिंग से मानेंगे। तो मतलब x मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो हमें q पूछा है, q मिनिमम हमें दे रखा है 2, और ये हमें क्या दे रखा है अभी 24, और ये हमें दे रखा है 2, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नहीं दे रखी है, किस टाइम पे 10 mm माइनस 0 अपॉन 30 माइनस 0। तो देखो रेशियो है, तो रेशियो से आपको यूनिट कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 24 मतलब 12 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, 1/3 हो गया। मतलब कितना हो गया अभी, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 12, क्यूब रूट ऑफ 12, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको क्यूब रूट निकालना आता है, ठीक है, आप आइडिया ले सकते हो क्यूब रूट का। तो हमारे पास कह सकता हूँ कि 2 पॉइंट से ज़्यादा ही वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब आपके पास जब भी कैलकुलेट करोगे, जब भी कैलकुलेट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर से मतलब निकल के आएगी, जब आप सॉल्व करोगे तो 4.57 समथिंग आएगी, 4.57 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आएगी, तो जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसके इक्वल है, 4.6 के इक्वल है, 4.6 के इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट एक रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। अगर रिलेशन आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेंसर से क्वेश्चन है। सेंसर्स में हमारे पास है, टू यूज अ सेंसर, to use a sensor we generally need to add signal conditioning circuit, such as circuit which amplify and convert from analog to digital. To get the sensor signal in the right form, take account of any non-linearities and calibrate it। तो आपको याद आ रहा होगा जब मैंने आपको सेंसर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जब मैंने आपको सेंसर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, फिर मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट का जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, जो भी आउटपुट आता है, जो भी आउटपुट आता है हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है हो सकता है वो हमारे पास एनालॉग फॉर्म में आ रहा हो, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में आ रहा हो, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में आ रहा हो, और हमारा जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर को डिजिटल लैंग्वेज समझ में आती है। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसी हमारे पास चीज होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है काफी हद तक सही जा रही है, और इस तरीके से हमारे पास जो राइट फॉर्म आएगी, मतलब जो सिग्नल है जो बेसिकली कंट्रोलर को चाहिए वो उसको उसी रूप में मिल रहे हैं जिस रूप में वो चाहता था। और हम क्या चाहते थे, अगर आपको मैंने लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के बारे में बताया था जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा कह सकता हूं कि
जो लीनियर कर्व्स हैं उनको प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशंस होती है लीनियर कर्व के लिए आसान होती है एज कम्पेयर टू नॉन लीनियरिटी कर्व। और अगर हमारे पास ये आता है तो हमें यह करना होता है, उन चीज को कैलिब्रेट करना होता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है अ स्मार्ट सेंसर इज इंटीग्रेटेड विद द रिक्वायर्ड बफरिंग एंड कंडीशनिंग सर्किट in a single element and provides function beyond that of just a sensor। तो एक स्मार्ट सेंसर को हमने क्या कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है कि जो भी हमें रिक्वायर्ड है बफरिंग और जो कंडीशंस चाहिए सर्किट में, ठीक है, उसको एक सिंगल एलिमेंट में, और हम क्या कर रहे हैं उस फंक्शन को, मतलब उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो फंक्शन, ठीक है, जो क्या है उस सेंसर से कह सकता हूं फंक्शन से बियॉन्ड है। तो देखो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या है, मतलब ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन कह सकता हूं कि अल्टीमेटली क्या है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब कह सकता हूं स्टेटमेंट 2 आप एक तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट कह सकता हूं कि हमारे पास स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आ रहा है प्रोसेस कंट्रोल वाल्व से। तो प्रोसेस कंट्रोल वाल्व आपको याद होगा, ये हमारे पास एक तरीके से कह सकता हूं कि जो फ्लूइड का फ्लो होता है, ठीक है, उसको उसके फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो वही चीज लिखी है, क्या प्रोसेस कंट्रोल वाल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, यूज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड आर यूज्ड perhaps and are used where the rate of flow of a liquid into a tank has to be controlled। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, शायद मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। अगर नहीं बताया तो आप इसको ध्यान रख लेना यहाँ पे कि जो प्रोसेस कंट्रोल वाल्व्स होते हैं उनका जो यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं फ्लूइड फ्लो के रेट को कंट्रोल करने में किया जाता है। और इनकी जो एप्लीकेशन है, इनकी जो यूज करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो टैंक होता है उसमें जो लिक्विड है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके फ्लो रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अ कॉमन फॉर्म ऑफ अ न्यूमेटिक एक्चुएटर यूज्ड विद प्रोसेस कंट्रोल वाल्व इज द डायफ्राम, कह सकते हैं एक्चुएटर। तो देखो क्या लिखा है कि अ कॉमन फॉर्म ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर यूज्ड विद अ प्रोसेस कंट्रोल वाल्व्स इन द इज द डायफ्राम एक्चुएटर। तो देखो ये क्या है कि बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो कॉमन फॉर्म होती है न्यूमेटिक एक्चुएटर की हमारे पास जो कॉमन फॉर्म होती है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल वाल्व को यूज कर रहे हैं, तो उस टाइप में क्या होगा, हमारे पास डायफ्राम टाइप एक्चुएटर होता है। क्या होता है, डायफ्राम टाइप एक्चुएटर होता है। तो सिंपली क्या होता है, वहां पे हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम लगा होता है, ठीक है। तो कह सकता हूं कि हमारे पास क्या है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये डायफ्राम की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी वर्किंग की बात हो रही है। तो कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या है, वही वाली बात है कि जो बी है वो क्या कर रही है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही फर्स्ट वाली को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ से एनकोडर से क्वेश्चन आ रहा है फिर से 2019 में। तो एनकोडर हमारे पास क्या है, तो देखो द टर्म एनकोडर इज यूज्ड फॉर अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स एन एनालॉग आउटपुट एज अ रिजल्टेंट ऑफ एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद होगा हमने जब एनकोडर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एनकोडर पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हमारे पास क्या होती थी, होल्स वगैरह होती थी प्लेट्स में, और क्या होता था हमारे पास, क्या होता था, पीछे डिटेक्टर होता था, हम लोग एलईडी लाइट लगाते थे और डिटेक्टर होता था, और जो डिटेक्टर क्या करता था, डिटेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल आउटपुट, मतलब डिजिटल आउटपुट होता था, तो 1 की लैंग्वेज में या 0 की लैंग्वेज समझता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, डिजिटल आउटपुट, तो ये ठीक होता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आपके पास यहाँ पे सीधा ऑप्शन क्या होता है, 4 होता है, आंख बंद करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो सेकंड लिखा होगा वो बिल्कुल सही लिखा होगा। अब देखो सेकंड क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। The increment encoder detects changes in angular or linear displacement from some data and position, whereas an absolute encoder gives the actual angular और, तो ये तो भी हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट एनकोडर और एब्सोल्यूट एनकोडर का डिफरेंस है, और ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अगर आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको अगर समझना है तो हमारे लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे जब एनकोडर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट दोनों पढ़ाए थे, ठीक है। तो उस पर पूरा लेक्चर है, आप देख लोगे एक बार तो आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है स्ट्रेन गेज से आ रहा है।
तो स्ट्रेन गेज सेंसर है हमारे पास। जब हमने लोड सेल के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, याद होगा। तो हमारे पास वहाँ पे एक रिलेशन आया था, बेहद इंपॉर्टेंट था, डेल्टा आर इज अपॉन आर इक्वल्स टू जी इंटू स्ट्रेन एप्सिलॉन। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया था। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्ट्रेन गेज में गॉस फैक्टर, जिसमें जी हमें कितना दे रखा है, जी हमारे पास है 2.1, और इसका जो रेजिस्टेंस है हमारे पास है कितना 50 ओम सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम स्ट्रेन। तो हमें एप्सिलॉन कितना दे रखा है यहाँ पे 0.001। तो मैक्सिमम चेंज इन रेजिस्टेंस, तो आपसे क्या पूछा है, सिंपली डेल्टा आर के बारे में भाई यहाँ पे बात हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, इसी में बस वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा आर आपसे पूछा है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू जी इंटू एप्सिलॉन होता है। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू कितना हो गया, आर इंटू जी इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 50 है, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जी की वैल्यू है 2.1, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.001, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, 1 तो आ ही नहीं पाएगा, कितना आएगा भी हमारे पास 0.105। तो इतना हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चेंज आया है, मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी। तो दिस इज योर आंसर। तो क्या है, बिल्कुल सिंपल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ आपने इसको पढ़ा है तभी आप क्या कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2018 का, और लॉजिक कंट्रोल सिस्टम्स आया। तो आपको मैंने पढ़ाया था, एक और लॉजिक पढ़ाया था और एक आपको मैंने पढ़ाया था एंड। तो और पढ़ाया था मैंने और एंड पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा था कि जो हमारा जो और टाइप का होता है इसको हम लोग बोलते हैं शटल टाइप, क्या बोलते हैं, शटल वॉल्व। और जो एंड वाला पढ़ाया था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे डुअल प्रेशर वॉल्व, डुअल प्रेशर वॉल्व, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों पढ़ा रखे हैं। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ थ्योरी पे, ठीक है, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। और लॉजिक कंट्रोल इन न्यूमेटिक सिस्टम इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, तो और लॉजिक की बात हो रही है, तो और हमने कौन सा पढ़ा था, तो हमारे पास जो और लॉजिक जो कंट्रोल था न्यूमेटिक में, उसके लिए हम कौन सा यूज करते थे, विद द हेल्प ऑफ, कौन सा होना चाहिए हमारे पास, ये शटल होना चाहिए। तो शटल वॉल्व हमारे को जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं चाहिए, क्योंकि एंड वाला हमारे पास होता था डुअल प्रेशर का, और जो और वाला होता था हमारे पास शटल टाइप का एग्जांपल होता था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे और का क्वेश्चन पूछा है, एंड का नहीं पूछा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल लॉजिक कंट्रोल इन न्यूमेटिक सिस्टम इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ए शटल वॉल्व। अगर आपके पास पूछता है ये क्वेश्चन ऑल लॉजिक का ना होके एंड लॉजिक का होता, तो एंड लॉजिक में हमारे पास क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है डुअल प्रेशर वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है मैं आपको उस टाइम पे मतलब बताया नहीं था, तो क्योंकि मैंने सोचा कि क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन क्या आता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये हॉल इफेक्ट सेंसर है। तो हॉल इफेक्ट सेंसर हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे डिफरेंट इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी हमारे पास क्या होती थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती थी, ठीक है। और आई हमारे पास क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग आई बोलते थे। टी हमारे पास क्या है, प्लेट की थिकनेस है, टी हमारे पास क्या है, प्लेट की थिकनेस होती थी। और जो के एच होता था वो हमारे पास होता था हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट। और जो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, हॉल वोल्टेज भी बोलते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, हॉल वोल्टेज भी बोलते थे। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है वो क्या, जो हॉल वोल्टेज होता है वो हमारे पास क्या होता है, के एच इंटू बी इंटू आई अपॉन टी, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना, के एच इंटू बी इंटू आई अपॉन टी। मतलब आप कैसे याद कर सकते हो, आप इसको बिट की फॉर्म में याद कर सकते हो कि के इंटू बिट, के एच इंटू बिट। तो कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बिल्कुल सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई में आता है, तो के एच इंटू बिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर इससे न्यूमेरिकल बनता है तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, हॉल वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंक्रीमेंटल मोशन थ्रू इक्वल पथ। तो
है हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस, अच्छा इंक्रीमेंटल मोशन, तो इंक्रीमेंटल मोशन इक्वल पल्स से कौन करता होगा, तो इंक्रीमेंट मतलब क्या है, धीरे धीरे मोशन हो रहा है, तो इसका आंसर तो सिर्फ एक ही है, स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर क्या करती है, इस तरीके से वर्क करती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक डायफ्राम एक्चुएटर से क्वेश्चन है। तो डायफ्राम एक्चुएटर से क्वेश्चन है, तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ डायफ्राम नीडेड। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको देख लें, डाटा लिख लेते हैं कि एक फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स है मेरे पास कितना 400 न्यूटन का, इज रिक्वायर्ड टू एन ओपन कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल वाल्व है, बिल्कुल ठीक है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, डायफ्राम का एरिया निकालना है टू ओपन द वॉल्व विद अ कंट्रोल गेज प्रेशर। तो प्रेशर कितना है हमारे पास 70 किलो पास्कल, 70 किलो पास्कल, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 70 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक फ्लूइड से क्वेश्चन है, तो हमें यह पता है भी जो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ से एरिया पूछा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन प्रेशर, और फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 दे रखी है। प्रेशर कितना है अभी 70 इंटू 10⁻³ 70 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ नहीं है, अब आपके पास क्या है, कैलकुलेशन बची है, तो कैलकुलेशन आप कर लेना, और जो इसका आंसर आएगा आपके पास, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास सी, इसका आंसर हमें निकल जाएगा, मतलब कितना आएगा 0.057, इतना इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल आपके पास सॉल्व, मतलब कैलकुलेशन पे ही क्वेश्चन बचा है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक फोर्स है लगा रखा है, यहाँ पे फोर्स है हमारे पास 10 किलो न्यूटन का। व्हाट इज द नीडेड वर्किंग प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पूछा हुआ है मुझसे। इफ द पिस्टन डायमीटर इज 100 mm है, तो पिस्टन डायमीटर 100 mm है, मतलब कितना हो गया 0.1 मीटर हो गया, 0.1 मीटर हो गया। तो वही एरिया निकालना आता है आपको पिस्टन का, तो कितना होता है एरिया ऑफ पिस्टन π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है, और फोर्स कितना दे रखा है किलो न्यूटन में। तो क्या करेंगे भी, इसको 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन कर देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन फिर से सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना है हमारे पास 10 इंटू 10⁻³, और एरिया कितना है π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी कितना है मेरे पास 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जो इसका आंसर आपको मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1.27। तो इसका आंसर कितना आएगा 1.27 मेगा पास्कल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भी, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब आपको बस सॉल्व करना है। फंडा तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अ वर्क पीस इज रिमूव्ड बाय 50 mm इन 10 सेकेंड बाय अ पिस्टन डायमीटर ऑफ 100 mm द हाइड्रोलिक लिक्विड फ्लो रेट। तो यार मतलब सॉरी, ये भी क्या है हमारे पास सिंपल कह सकता हूँ कि फ्लूइड से ही बेसिक क्वेश्चन है। Q इक्वल्स टू कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 mm मूव कर रहा है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास भाई, जो डिस्टेंस हो रही है कितना है 50 mm, और हमारे पास ये कितना दे रखा है भी 10 सेकेंड, कितना दे रखा है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई भी 50, मतलब 5 mm पर सेकेंड, ठीक है, 5 mm पर सेकेंड आ गया। और हमें अब क्या दे रखा है, जो डायमीटर है हमारे पास पिस्टन का, पिस्टन का डायमीटर कितना है भी डी, हमारे पास है 100 mm, ठीक है, 100 mm का डायमीटर है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लो आप सिंपल, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू क्या होता है भी एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया कितना जाएगा मेरे पास π/4 0.1 का स्क्वायर, और वेलोसिटी हमें यहाँ पे किस में निकली हुई है, ये mm में निकली हुई है। तो इसको क्या करेंगे 5 इंटू 10⁻³ तो ये मीटर पर सेकंड में जाएगा। तो अब आपके पास जो क्यू आएगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, कितना आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो जो इसका आंसर आएगा, आई थिंक इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, ये भी आपके पास एक फ्लूइड पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस दिए हुए हैं, उनके रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। यानी स्टेटमेंट क्या है, अ पोटेंशियोमीटर हैज एन
इनपुट ऑफ रोटेशन एंड एंड आउटपुट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इसी तरीके से तो वर्क कर रहा था कि हमारे पास रोटेशन, अगर रोटेशन टाइप है, रोटेशनल टाइप है, तो वहाँ पे जो इनपुट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन होगा, और जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में मिलेगा। तो मतलब इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है। सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक मोटर हैज एन इनपुट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड एन आउटपुट ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट। तो सीधी सी बात है भी, आप क्या करो, आपकी जो घर की मोटर है, ठीक है, पंप को ऑन करो तो क्या होगा, आप इनपुट दोगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और आउटपुट क्या मिलेगा, वो शाफ्ट घूमती दिखाई देगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, जनरेटर। तो जनरेटर आपने चलाया होगा तो क्या करते थे, पहले आप शाफ्ट को घुमाओगे, तो जब शाफ्ट को आप रोटेट कराओगे तो वहां पे इनपुट शाफ्ट को दोगे, उसकी वजह से आपको क्या मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, मतलब वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 एंड 3, तो तीनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास सोलेनोइडल वॉल्व से। तो सोलेनोइडल वॉल्व, the indirect operation of a solenoid valve in pneumatic circuit is to design to reduce coils valve size towards lowering the cost। ठीक है, वॉल्व साइज डिजाइन कर रहे हैं कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉइल साइज एंड इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन या फिर रेस्पॉन्स टाइम। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर सोलेनोइड वॉल्व है तो सोलेनोइड वॉल्व में हमारे पास जो साइज होता है कॉइल का, जो साइज है कॉइल का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको सोलेनोइड वाला कंट्रोल वॉल्व पढ़ाया था। तो सोलेनोइड में क्या करते थे, वो जो कॉइल हो रही है उसकी वजह से हमने क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया किसके, सोलेनोइड को। तो सोलेनोइड क्या करेगा, वहां पे जो काम कॉइल कर रही थी अब वो काम क्या करने लगेगा, आपके पास ये सोलेनोइड करने लगता है। तो सोलेनोइड क्या कर देगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से आपके पास क्या होता है, पुशिंग और पुलिंग होती है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो साइज हो जाएगा कॉइल का वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो पावर की रिक्वायरमेंट थी, जो पावर की रिक्वायरमेंट है, अगर यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है तो जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो पावर कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो इसका आंसर लगता है, इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, मतलब ओनली बी ही क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली बी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि सोलेनोइड वॉल्व से हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम वेयर फोर्सेस एंड स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट आर इन्वॉल्व विदाउट एनी रोटेशन। तो कोई रोटेशन नहीं चाहिए, तो रोटेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होना चाहिए। तो स्प्रिंग चलेगा उसमें, डैशपॉट भी चल सकता है, मास भी चल सकता है। तो मतलब इसका आंसर चाहिए 1 2 एंड 3। तो 1 एंड 2 एंड 3 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मेरे को लगता है ये पता नहीं है, तो इस सेंसर से क्वेश्चन है, ये आपके पास सिंपल एक कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे रोटेशन नहीं है, तो रोटेशन नहीं है तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई रोल नहीं है, तो उसको हटा देंगे तो ये हमारे पास काम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेस्मिक ट्रांसड्यूसर। तो सेस्मिक ट्रांसड्यूसर देख लो किस तरीके से होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेस्मिक ट्रांसड्यूसर के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से होता होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये इसकी क्या होती है, हाउसिंग होती है। बाहर क्या होगा भी, इसकी हाउसिंग है। जिस तरीके से मैंने आपको वैसे पढ़ाया है, मैंने आपको बस पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको एक्सीलरोमीटर के टाइप पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी में क्या होता है, वह जो एक्सीलरोमीटर है वो एक तरीके से सेस्मिक ट्रांसड्यूसर का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड लगा होगा। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड लगा होगा इस तरीके से, और इस डैशबोर्ड पे क्या होगा, हमारे पास एक मास अटैच होगा एम, और क्या होगा, इससे एक स्प्रिंग लगी होगी। ठीक है, इससे स्प्रिंग लगी होगी, और ये मेरा क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें क्या करना है, जिसकी हमें वाइब्रेशन वगैरह क्या करनी है, मतलब जिसकी हमें क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। और इससे हमारा क्या अटैच होगा, इस हमारे पास ये जो मास है इससे हम लगाएंगे एक ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये हमारे पास असेंबली है, जिसमें ये मेरे पास क्या आउटर केसिंग है जिसके अंदर ये रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या होता है, ये डैशपोर्ट है। ये हमारे पास क्या होता है, मास होता है। और
ये हम लोगों के पास क्या होती है, स्प्रिंग होती है। ठीक है, तो मास क्या होता है बेसिकली यहाँ पे अभी देखो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, जो जिस जिस ऑब्जेक्ट का हमें ये करना है, मेजरमेंट करना है, जिस ऑब्जेक्ट का हमें मेजरमेंट करना है, तो क्या करेगा, ये जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसड्यूसर करेगा, ये करेगा। तो ट्रांसड्यूसर में भी हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, वो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं इसमें। एक होता है मेरे पास सिंपल प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और दूसरा मेरे पास होता है इसमें सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो हमारे पास क्या होते हैं, इसमें दो टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो सिंपल जो ट्रांसड्यूसर है, मतलब जो पहला प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होगा, जो हमारे पास प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होगा, वो क्या करेगा, वो जो भी सिग्नल आ रहे हैं उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, कन्वर्ट्स सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो क्या कर देगा, सिंपली इस सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास क्या होगा, अब जो सिग्नल आए हैं, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर आएगा रोल में। तो जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की बात करूंगा यहाँ पे, तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर मेरे पास ये दो टाइप का हो सकता है, ये हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। एक तो मेरे पास हो सकता है ये वाइब्रोमीटर की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, एक तो मेरे पास क्या होगा, एक तो ये वाइब्रोमीटर की तरह एक्ट कर सकता है, वाइब्रोमीटर, और एक आपके पास एसिलोमीटर की तरह एक्ट कर सकता है। तो मैंने जो आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको ये एसिलोमीटर टाइप पढ़ाया था। तो वाइब्रोमीटर में क्या होता होगा, वाइब्रोमीटर क्या होता है और ये एसिलोमीटर क्या होता है। तो वाइब्रोमीटर में हमारे पास जो मोड होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मोड होगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मोड होगा। और जबकि मेरे पास ये जो मोड होगा ये हमारे पास होगा, ये डिस्प्लेसमेंट मोड हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी एसिलेशन, एसिलेशन मोड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एलवीडीटी वगैरह आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इंडक्टोसिन आ जाता है। तो यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ पे क्या करेगा, जो वाइब्रोमीटर है डिस्प्लेसमेंट मोड में क्या करेगा, सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा। क्या करेगा, ये हमारे पास मेजर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। इसने डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया, फिर इस डिस्प्लेसमेंट को इसने कहाँ भेज दिया, डिफरेंशियोमीटर में। कहाँ भेज दिया, डिफरेंशियोमीटर में। और ये डिफरेंशियोमीटर करेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देगा, और क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा वेलोसिटी में, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है, तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या करेगा, एक तरीके से ये वेलोसिटी को मेजर करेगा। उसकी बात देखो, अगर एक्सीलरेशन की बात करता हूँ तो क्या करेगा, ये वेलोसिटी मेजर करेगा, ये क्या करेगा, वेलोसिटी मेजर करता है। और वेलोसिटी मेजर करने के बाद क्या करेगा, ये फिर क्या करेगा, डिफरेंशिएटर को भेज देगा। तो जब ये डिफरेंशिएटर को भेजेगा, तो डिफरेंशिएटर क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, और जब वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपको क्या दे देगा, भी एसिलेशन दे देगा। क्या दे देगा आपको, एसिलेशन दे देगा। क्या दे देगा, एसिलेशन दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इस टाइप के दो टाइप का होता है। लेकिन अभी भी हमारा क्या आंसर बना, नहीं बना। तो यहाँ पे देखो, अगर वेलोसिटी टाइप की बात करता हूँ, तो वेलोसिटी टाइप में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है वेलोसिटी टाइप में कि हमारे पास जो यहाँ पे जो मास होता है, जो मेरे पास यहाँ पे जो मास होता है वो हैवी मास होता है, और जो स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है ना, ये जो स्प्रिंग लगा रखी है इसकी जो स्टिफनेस होगी के, तो इसकी जो स्टिफनेस होती है वो कम होती है। लेकिन अगर मैं एक्सीलरोमीटर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो मास होता है वो होता है लाइट वेट का, लेकिन जो इसकी स्टिफनेस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टिफनेस क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बात ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, किससे हमारे पास है क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट मोड से। कैसा है भी हमारे पास क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट मोड से। तो डिस्प्लेसमेंट मोड की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मोड में हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट मोड है हमारे पास वो ये वाला है। तो इसमें क्या देखा है हम लोगों ने, कि यहाँ पे जो मास होता है, जो मास होगा वो लाइट होना चाहिए, और जो स्टिफनेस होनी चाहिए, मतलब जो के की वैल्यू होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। तो देखो वीक स्प्रिंग, तो स्प्रिंग तो वीक नहीं होगी यहाँ पे। मास हमारे पास क्या होगा, अच्छा ही होगा। मास तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा होगा, लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी,
ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही ठीक है कि यहाँ पे जो मास होगा वो कैसा होगा, हाई होगा, और जो स्प्रिंग होगी वो वीक होगी। मतलब हमारे पास जो स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, वीक वीक होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हम लोग मास लेते हैं वो मास क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा, हैवी मास होगा, और जो इसकी स्प्रिंग की जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे वीक होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आएगा, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन ऑफ सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्चुएटर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। तो प्रेशर हमारे पास कितना है, यहाँ पे प्रेशर है हमारे पास 100 बार। तो प्रेशर हमारे पास कितना है, 100 बार का प्रेशर है भैया। और हमारे पास जो डायमीटर है, वो डायमीटर कितनी दे रखी है पिस्टन की, हमें 50 mm डायमीटर दे रखी है। और हमें जो फ्लूइड का फ्लो रेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फ्लो रेट नहीं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी, तो यार तो देखो, ये जो पी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्या पड़ी, यहाँ पे तो इस पी की कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि यूज आएगी, क्योंकि क्यू सिंपल क्या है, ए इंटू बी होता है। तो एरिया ऑफ पिस्टन इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, यही तो पूछ रहा है मुझसे। और तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन। और जो क्यू है हमारे पास वो तो 0.3 है, और जो एरिया ऑफ पिस्टन है पाई/4 इंटू डी, और डी कितना है मेरे पास 50, मतलब कितना हो गया, पॉइंट पॉइंट कितना हो गया मेरे पास 5 का क्यू। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, सारे आंसर बहुत क्लोज में है, तो आपको मतलब डेसिमल के बाद एक डेसिमल मतलब एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बाकी आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, ये हमारे पास है स्टेप एंगल से और स्टेपर मोटर से ही क्वेश्चन है। और इसमें हमारे पास क्या देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका वही सिंपल फंडामेंटल यूज हो रहा है। तो पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या है, पिच दे रखी है, स्क्रू थ्रेड की पिच है। तो पिच का मतलब ये है कि जब वो क्या करेगा, एक रोटेशन घूमेगा तो 30 mm क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो मैं यहाँ पे ये चीज भी लिख सकता हूँ क्या, अगर 30 mm डिस्प्लेस करने में उसको क्या लग रहा है, एक रोटेशन क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो भाई 1 mm अगर इसको रोटेट करना है, मतलब 1 mm अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो कितना रोटेट करेगा, 1/30 का क्या कर जाएगा, ये रोटेशन कर जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो लीनियर रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 mm इज स्टिपुलेटेड। तो 0.5 mm अगर इसको मूव करना है, तो 0.5 mm को यू करने के लिए क्या करोगे, 1/30 इंटू 0.5। सिंपल एलिमेंट्री है, बिल्कुल आपकी छोटी क्लास की मैथ है। ठीक है, तो इतना रोटेशन कर जाएगा। तो 0.5 mm इसने मूव किया, तो यहाँ पे मेरे पास कितना रोटेशन आया, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा। अभी 0.5 मतलब नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 6 जा तो 60। तो ये कितना हो गया मेरे पास 60। तो 1/60 मेरे पास क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। उससे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है एंगल पूछा है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि एक रोटेशन में कितना, एक रोटेशन में हमारे पास कितना घूमता होगा, 360 डिग्री होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 1/60 रोटेशन। तो 1/60 रोटेशन का मतलब क्या है, 360 को मैं क्या कर दूं, 1 मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे भी कोई आपको परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कह सकता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है भी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, हाँ अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेपर मोटर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, द रोटेशन
एंगल ऑफ द मोटर इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट पल्स। देखते हैं, पढ़ते हैं। द रोटेशन एंगल ऑफ द मोटर इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट पल्स, मतलब जितनी आप इनपुट दोगे पल्स की, उतनी हमारे पास क्या होगा, वो रोटेट करेगी। मतलब बिल्कुल ठीक है। द मोटर हैज फुल टॉर्क एट स्टैंड स्टिल। तो स्टैंड स्टिल पे क्या होता है, मोटर के पास क्या होता है, फुल टॉर्क होता है। मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है कि जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको रेटेड टॉर्क के बारे में पढ़ाया था, रेटेड करंट के बारे में बताया था। तो ये वही वाली स्टेटमेंट है। स्पीड एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट सिग्नल ऑफ द मोटर वेरी म्यूचुअली लीनियरली। तो जो स्पीड है और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं हमारे पास, इस केस में क्या होते हैं, वो वेरी करते हैं मैनुअली, मतलब एक साथ लीनियरली वेरी करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो तीनों ही सही है मेरे को, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब देखते हैं कोई क्वेश्चन और बचा है, देख। तो और कोई क्वेश्चन अब नहीं बचा है, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। एक एक क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम से, वो हम लोगों ने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जाना, और उससे जो भी कंसेप्ट था, एक तरीके से आपका भी क्या हो गया, यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो अब आपको पता लग गया कि आप जो पढ़ रहे हो अब तक, वो कितना रिलीवेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसी तरीके से, इसी कह सकता हूं कि जो यूपीपीएससी एई है ना, मतलब जो हमारा जो आयोग है, वो क्या कर सकता है, इन्हीं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देख के मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ चेंजेस कर सके, इन्हीं क्वेश्चंस को बना सकता है। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगे जरूर बताइएगा। अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेहद ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग क्या करें, और ज्यादा वीडियोस बना सकें आपके लिए, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी शेयर करना ना भूलें, ताकि मैंने आपको बताया कि आप जितना शेयर करोगे, आपके फ्रेंड्स को उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कुछ ऐसा चैनल भी है जो क्या करता है, इतना मतलब कह सकता हूँ कि कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और सारी चीजें काफी अच्छे से डिस्कस लेके चल रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करोगे तो कह सकता हूँ कि बेहद ही हमारे लिए क्या होगा, एक मोटिवेशन का फैक्टर है। तो लाइक जरूर करते रहिए, सपोर्ट जरूर करते रहिए, ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहें, है ना, आगे की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियोस आती हैं वो आपको मिलती रहेंगी इसी तरीके से। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।